हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स का टॉपिक गोलीय दर्पण डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ने क्लास 10th के लिए जो टॉपिक पढ़ा है वो है प्रकाश के गुण तथा प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। आज समझते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है, एक खोखले कांच के पारदर्शी गोले का भाग है जिसके एक सतह पर हम पारे या चांदी की कलई करते हैं तथा दूसरा सतह परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। जैसा कि हम लोग ने समतल दर्पण में देखा था, कैसे बनाया था समतल दर्पण। एक समतल कांच के टुकड़े को लिया था और उसके एक सतह पे हमने चांदी या पारे की कलई कर दी थी और तथा दूसरा सतह कैसे वर्क कर रहा था, परावर्तक तल के रूप में कार्य कर रहा था। सेम एज इट इज़ गोलीय दर्पण में हम क्या कर रहे हैं कि एक खोखला गोला ले रहे हैं, कांच का खोखला गोला, और उसमें एक हम पार्ट कट कर रहे हैं, एक भाग ले रहे हैं उसका कट करके काट के, और उसके एक भाग में उसके पास दो तल होंगे, अंदर का तल और बाहर का तल। तो उसके एक तल पे, किसी भी अंदर या बाहर वाले तल पे हम क्या कर रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं। किसका, चांदी या पारे का। तथा दूसरा सतह किस रूप में कार्य कर रहा है, परावर्तक तल के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक कांच का गोला लेते हैं। कांच का गोला कैसा है, ये पारदर्शी है। अभी तक ये कैसा है, पारदर्शी है। कांच के गोले का एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, और फुटबॉल किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। अब वो कैसा है, अंदर उसमें द्रव्य, अंदर उसमें मैटर नहीं है, अंदर उसके अंदर पदार्थ नहीं है, बीच में खाली है, हवा है। तो इसलिए हम उस कांच के उसको हम क्या कह रहे हैं, खोखला कह रहे हैं। तो एक खोखला कांच का गोला है और हमने इसमें क्या किया, एक भाग को काटा। हमने यहाँ से एक भाग को काटा। अब जब इस भाग को, ये वाले भाग को हम उठाते हैं यहाँ पे, अब इस भाग के पास दो तल है, एक ये तल अंदर वाला और एक बाहर वाला। इसके पास दो तल है। किसी भी एक तल पे, या तो इस तल पे या इस तल पे, किसी भी एक तल पे अगर हम चांदी या पारे की कलई कर दें, चांदी या पारे की कलई कर दें, तो मान लीजिए हमने क्या किया, इस भाग को यहाँ बनाते हैं और अंदर वाले तल पे चांदी या पारे की कलई कर दी। तो बाहर वाला तल, इस पे प्रकाश की किरणें आएंगी, टकराएंगी और पूरी की पूरी वापस उसी माध्यम में लौट जाएंगी। तो इस या ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि बाहर वाले तल पे कलई कर देते हैं। जैसे ही हम बाहर वाले तल पे कलई करेंगे तो अंदर वाला तल जो होगा ये एज अ परावर्तक तल के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। तो खोखला तो क्या होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है, अब इसको यहाँ से समझते हैं क्या है ये, कि एक खोखले गोले का भाग है। देखिए, खोखले गोले का भाग है जिसके एक सतह पर हम चांदी या पारे की कलई करते हैं तो तथा दूसरा सतह परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। अच्छा, थोड़ा सा और देखिए, तो ये गोलीय दर्पण हम कितने तरीके का बना सकते हैं। इसके पास केवल दो तल हैं, अंदर वाला, बाहर वाला। हमें किसी एक तल को कलई करना होगा। जब अंदर वाले तल को कलई कर देंगे तो हमें एक गोलीय दर्पण मिल जाएगा। जब बाहर वाले तल को कलई कर देंगे तो दूसरा गोलीय दर्पण मिल जाएगा। हमें दो गोलीय दर्पण मिलेंगे। एक जब हमने अंदर की तरफ कलई कर दी, बाहर का तल परावर्तक तल के रूप में। दूसरा जब हमने बाहर की तरफ कलई कर दी और अंदर का तल परावर्तक तल के रूप में। तो जब हमने अंदर की तरफ कलई की और बाहर का तल परावर्तक तल के रूप में कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। जब हमने बाहर की तरफ कलई कर दी और अंदर का तल परावर्तक तल के रूप में कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। कौन कौन से, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम अवतल दर्पण को परिभाषित करना चाहते हैं, तो कैसे परिभाषा देंगे हम अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण एक खोखले गोले का भाग है। अवतल दर्पण एक खोखले पारदर्शी कांच के गोले का भाग है जिसका बाहर का सतह
कलई किया हुआ होता है तथा अंदर का सतह परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। उसी तरीके से उत्तल दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे? उत्तल दर्पण एक खोखले कांच के पारदर्शी गोले का भाग है, इस प्रकार से कि अंदर का तल क्या होता है? कलई किया हुआ होता है तथा बाहर का तल परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। अब गोलीय दर्पण को और समझने के लिए हमें कुछ टर्म हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनको समझना जरूरी होगा गोलीय दर्पण से संबंधित। जैसे कि पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको हम परिभाषित करने जा रहे हैं। वक्रता केंद्र होता क्या है? तो हम जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण है किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग होगा, किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग होगा। अच्छा, उस खोखले गोले का एक केंद्र होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक खोखला गोला बना रखा है, तो इस खोखले गोले के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु से इस खोखले गोले के परिधि पे जितनी भी बिंदुएं हैं, कितनी हैं? अनंत बिंदुएं हैं। तो सारी बिंदुओं की दूरी इस बिंदु से एक समान होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्र। तो ये जो खोखले गोले का केंद्र होगा, हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण किसी न किसी खोखले गोले का भाग है, तो उस खोखले गोले का केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, उस केंद्र को कहते हैं हम वक्रता केंद्र। उस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो ये किसी ना किसी खोखले गोले का एक भाग होगा, हमने वहीं से कट किया है, तो उस खोखले गोले को हमने ऐसे डॉटेड बनाया और ये जो केंद्र मिलेगा, इसी केंद्र को कहेंगे हम वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम दिखाएंगे C से। वक्रता केंद्र को कैसे दिखाना है? C से। सेम एज इट इज इसके लिए बनाएं, तो ये जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और किससे दिखाएंगे? C से। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। और ये एक दूरी है, ये दूरी बता रहा है वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? R से। तो यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस त्रिज्या को किससे दिखाएंगे? R से। तो हमने बात करी वक्रता केंद्र की, वक्रता त्रिज्या की। अब अगला बिंदु है ध्रुव। ध्रुव, तीसरा पॉइंट है ध्रुव। अच्छा, जो हमने पार्ट कट किया, खोखले गोले का जो हमने पार्ट कट किया, वो लगभग इस शेप का होगा, ऐसे बनेगा, एक इस तरीके से बनेगा। अब ये जो हमें दर्पण मिला है, इस दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो बीच की बिंदु होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट, इस बिंदु को, इसी को हम कहते हैं ध्रुव। इसी को हम कहते हैं पोल और वर्टेक्स, इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं ध्रुव। और इसको किससे दिखाया जाता है? P से। तीसरा बिंदु है पोल और वर्टेक्स, ध्रुव, और इसको किससे दिखाते हैं? P से। चल, किन किन मुख्य बिंदुओं के बारे में जाना अभी तक? हम लोगों ने पहला जाना वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरा ध्रुव, और चौथा बात करने जा रहे हैं मुख्य फोकस की। अच्छा, मुख्य फोकस को परिभाषित करने से पहले एक टर्म और परिभाषित कर देते हैं, इसको 5वें नंबर पे रखते हैं। चौथे नंबर पे हम मुख्य अक्ष, चौथे नंबर पे हम परिभाषित करेंगे मुख्य अक्ष। तो अभी तक हम लोग गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण हम ले लेते हैं, कोई सा, कौन सा गोलीय दर्पण है? ये अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है C, और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने कहा वक्रता त्रिज्या।
देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? वह सीधी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाए। तो एक सीधी रेखा यहाँ से हम खींच देते हैं जो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कहाँ से होकर जा रही है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से। इधर भी ये अनंत तक जाती है, इधर भी ये अनंत तक जाती है। तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना हम खींचेंगे। अच्छा, मुख्य फोकस, अब अगला टर्म है हमारा मुख्य फोकस। इसको समझने से पहले एक काम करते हैं, हम इस पे समझते हैं, जैसा कि हम लोगों ने समतल दर्पण में देखा कि प्रकाश की किरणें टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम कहते हैं प्रतिबिंब। अब मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। उसी को अब यहाँ पे जो हमने सीखा है समतल दर्पण में और परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन में, उसी को हम क्या करते हैं कि यहाँ अप्लाई करते हैं। और कैसे करते हैं कि यहाँ से एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु से प्रकाश की किरणें हर दिशा में जा रही हैं। तो कुछ प्रकाश की किरणें दर्पण पे आपतित होंगी, दर्पण पे आपतित होंगी। ये अलग अलग 3 प्रकाश की किरणें हमने दिखा रखी हैं जो दर्पण पर आपतित हो रही हैं। अब हमें इनका परावर्तित किरण खींचना है, इनका परावर्तित किरण खींचना है। तो इनका परावर्तित किरण हम कैसे खींचें? जैसा कि हम लोगों ने परावर्तन के नियम में सीखा था कि आपतन बिंदु पे हमें सबसे पहले क्या खींचना होगा? अभिलंब। आपतन बिंदु पे हमें सबसे पहले क्या खींचना होगा? अभिलंब। किसी भी आपतित किरण के लिए परावर्तित किरण खींचना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आपतन बिंदु पे अभिलंब। तो जैसे इस प्रकाश की किरण का हमें परावर्तित किरण खींचना है तो हमें क्या खींचना होगा? आपतन बिंदु पर अभिलंब। और इस बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए हम क्या करेंगे? गोलीय दर्पण में जब भी आपको अभिलंब खींचना होगा तो आप क्या करेंगे कि जो परिधि पे जिस बिंदु, जो आपतन बिंदु है, उस आपतन बिंदु को कहाँ से मिला देंगे? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से मिलाएंगे तो जो रेखा मिलेगी वही उस बिंदु पर क्या होगी? अभिलंब। कक्षा 9 में हमने वृत्त में ये पढ़ा है, थियरम पढ़ा है, प्रमेय पढ़ा है। अब आपतन बिंदु पर जैसे अभिलंब खींचेंगे हमें क्या मिल जाएगा? कोण आई मिल जाएगा। और जितना कोण आई उतना ही कोण आर। तो यहाँ से उसी एंगल पे हम एक दूसरी रेखा खींच देंगे और ये हो जाएगी परावर्तित किरण। किसके लिए? ये पहली प्रकाश की किरण की परावर्तित किरण। समान रूप से अगर हम इसका खींचना चाहें, इसके लिए खींचना चाहें तो यहाँ से हमें क्या करना होगा? फिर आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींचना होगा और अभिलंब खींचने के लिए क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से मिलाएंगे। ये कोण आई हो गया और जितना कोण आई उतना ही कोण आर हम खींच देंगे यहाँ से। सेम एज इट इज यहाँ इसका हमें परावर्तित किरण खींचना है तो हम क्या करेंगे? इसको हम मिला देंगे वक्रता केंद्र से और जितना कोण आई उतना ही कोण आर। ये हो जाएगा इस प्रकाश की किरण का परावर्तित किरण। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, समझते हैं हम क्या जानते हैं अभी गोलीय दर्पण में? ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब हम कह रहे हैं कि प्रकाश की किरणें, कुछ प्रकाश की किरणें ऐसी हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणों को दिखाइए ऐसे। ये सारी प्रकाश की किरणें क्या हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर हैं।
ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, इसका हमें परावर्तित किरण खींचना है। तो परावर्तित किरण खींचने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना होगा। तो इस बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो हम क्या करें? वक्रता त्रिज्या से मिला दें। ये कोण आई, जितना कोण आई उतना ही कोण आर बनाता हुआ हमारा परावर्तित किरण चला जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़। इसके लिए जो मैं बताना चाहता हूँ, बस यहीं से आपको बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए और चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से एंगल आई, जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर। सेम एज इट इज़ यहाँ से इसका खींचना चाहते हैं, एंगल आई और जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर। यहाँ इसको डॉटेड से मिला दिया, जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर। क्या देख रहे हैं आप कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक फिक्स बिंदु से होकर गुजर रही हैं, और इसी फिक्स बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो क्या होता है मुख्य फोकस? कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर, एक फिक्स बिंदु से होकर गुजरती हैं, और या गुजरती हुई महसूस होती हैं। वो किस कंडीशन में होता है? ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण की कंडीशन में ऐसा लगता है कि गुजर रही हैं, वास्तविक में नहीं गुजरती हैं। यहाँ वास्तविकता में गुजर रही हैं। तो इसी बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस, और इसको दिखाते हैं कैपिटल एफ से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से, है ना। और ये मुख्य फोकस ऑलवेज ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, यानी जितनी दूरी इधर उतनी ही दूरी इधर। ये दूरियां क्या होती हैं? यहाँ से ये दूरी समान होती है, और ये दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और इसी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। कैसे डिफाइन करेंगे फोकस दूरी को? अगला है फोकस दूरी। कैसे परिभाषित करेंगे फोकस दूरी को? पोल तथा मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। और इस फोकस दूरी को कैसे दिखाया जाता है? तो स्मॉल एफ से। तो यहाँ पे ये फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी का आधा। टोटल दूरी कितना? आर, और उसका आधा। फोकस दूरी एफ बराबर क्या होगा? r/2। आगे हमें गोलीय दर्पण पे न्यूमेरिकल करना है, और उसको समझने के लिए, न्यूमेरिकल को हमें सही ढंग से करने के लिए ये सब चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए चित्र बना देता हूँ कि अभी तक हम लोग गोलीय दर्पण में क्या क्या जान चुके हैं। एक सीधी रेखा, ये है ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे है मुख्य फोकस। ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, या क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आएंगे हमारे आंकिक प्रश्न होंगे उनको करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से देखिएगा, और इस पे जो मैंने अभी बताया है इसको अपने अनुसार एक नोट्स बना के रफ में अपने और सेंड कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।